हेलो एवरीवन। तो आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे जो कि कॉपीराइट पर होगी। इंडिया में कॉपीराइट को लेकर के जो स्टैच्यूट प्रेजेंट है वो है द कॉपीराइट एक्ट 1957, जो कि एक्ट नंबर 14 है 1957 का। इससे पहले कि हम स्टैच्यूट के डिटेल्स में जाएं, मैं चाह रहा हूं कि आपको कॉपीराइट के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, जिससे कि एक बेसिक आइडिया हो जाए कि हमको कॉपीराइट के केसेस के अंदर किस तरीके से अपनी अप्रोच अपनानी है। इस वीडियो के अंदर हम कॉपीराइट के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इसी के साथ अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम कॉपीराइट की डिटेल में जाएं, सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉपीराइट के अंदर राइट का क्या मतलब होता है। राइट एक प्रकार का रिकॉग्नाइज क्लेम है, फिर चाहे वो लीगल हो, मॉरल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, जो कि किसी पर्सन या किसी अदर एंटिटी को दिया जाता है, उसके पास होती है, और जिसके अगेंस्ट में किसी प्रकार का क्लेम को इन्फोर्स किया जा सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? राइट कहते हैं। कॉपीराइट में किस चीज़ को कॉपी कंसिडर किया जाएगा और किस चीज़ को कॉपी नहीं कंसिडर किया जाएगा, ये चीज़ कॉपीराइट के राइट्स डिफाइन करेंगे। फिर भी हम इन जनरल एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि कॉपीराइट एक्ट के अंदर किसे हम कॉपी कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे, सो दैट हमें एक आइडिया मिल जाए कि कॉपीराइट में किन सब्सटैंटिव एलिमेंट या एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट में हम कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। कॉपीराइट बेसिकली किसी एक क्रिएटर जिसने वर्क को ओरिजिनेट किया है उसको ऑथराइज करता है कि वो ग्रांट कर सके हर प्रकार का कंट्रोल, चाहे वो खुद के पास हो या वो किसी को ग्रांट करना चाहे, जिससे कि उस काम को रिप्रोड्यूस किया जा सके, पब्लिश किया जा सके या कम्युनिकेट किया जा सके पब्लिक को, किसी भी प्रकार के एडेप्शन को, ट्रांसलेशन को या किसी प्रकार से रेंट पे दिया जा सके। किस काम को? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एक्सप्रेशन। यहाँ पे ध्यान देना है कि एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ना कि आइडियाज़ को। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं वो हम बाद में बात करेंगे, बट कंसेप्ट ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है कॉपीराइट के अंदर, आइडियाज़ को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब सपोज किसी एक आइडिया के ऊपर किसी एक पर्सन ने एक किताब लिखी है और उसी सेम कंसेप्ट के ऊपर किसी और व्यक्ति ने कोई और किताब लिख दी है, या लगभग कुछ कुछ सिमिलर चीज़ें हैं, तो फिर वो कॉपीराइट के द्वारा प्रोटेक्टेड नहीं होगा। तो जब हम बात करते हैं कॉपीराइट के अंदर कॉपी क्या है, तो रिप्रोडक्शन, पब्लिकेशन या कम्युनिकेट करना, अडेप्ट करना, ट्रांसलेट करना, रेंट के लिए देना या इशूइंग ऑफ कॉपीज़, तो इन सारे एक्शंस को हम लोग कॉपी कंसिडर करेंगे। और सब्सटैंटिव एलिमेंट क्या होगा कि एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, ना कि आइडियाज़ की। इसके अलावा कॉपीराइट को एक्सक्लूसिव लीगल राइट भी कहा जाता है। उसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि अगर कॉपीराइट ना हो तो आप किसी भी ओरिजिनल काम को कॉपी होने के अगेंस्ट में क्लेम नहीं कर सकते। इसका मतलब जो स्टैच्यूट है, जो कॉपीराइट एक्ट है, वो इटसेल्फ आपको ये अथॉरिटी देता है कि आप अपने ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट कर सको। और अगर ये ना हो तो अगर आपने 100% श्योरिटी भी दिला दी कि हाँ ये काम आपका ही है, फिर भी आप उसके अगेंस्ट में किसी भी फॉर्म का क्लेम नहीं ले सकते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मोस्ट प्रेशियस प्रॉपर्टी क्यों कंसिडर किया जाता है? इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करती है। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की नीड ही तभी पड़ती है जब हमें अपने आइदर नेम या फेम को सिक्योर करना होता है, जो कि किसी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि किसी भी कंपनी का सोल पर्पस ये होता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। उसके लिए किसी कंपनी को ये चाहिए कि उसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का कंजम्पशन मैक्सिमम हो सके। इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए कंपनी एक्सपेंशन की अप्रोच अपनाती है, पर एक्सपेंशन बिना गुडविल के वर्थलेस है। और ऐसा एक्सपेंशन जिसमें गुडविल ना हो, जो लोग कंज्यूम ही ना करना चाहें, वो सिर्फ और सिर्फ डंपयार्ड बन जाएगा इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स या ऐसी कोई सर्विस जिसकी यूटिलिटी है ही नहीं। इसलिए हर कंपनी कोशिश करती है कि उसके ब्रांड का रिकॉग्निशन हो और सबकी नज़र में उसकी कंपनी की इमेज बहुत अच्छी हो। और इस कोशिश के चलते कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ये कोशिश करती है कि उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज को इतना यूनिक बनाया जा सके जिससे कि उनकी कंपनी का ब्रांड वैल्यू बढ़ जाए। फिर ये मैटर नहीं करता कि नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वैल्यू प्रोवाइड करी जा रही है या किसी प्रकार की यूटिलिटी को प्रोवाइड किया जा रहा है, या वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए पब्लिक में साइकोलॉजिकल क्रेविंग या नेसेसिटी को इनकलकेट किया जा रहा है। दोनों ही केस में किसी भी इंडिविजुअल या कंपनी के क्रेडेंशियल्स तभी इम्पैक्टफुल रहते हैं जब तक वो कुछ यूनिक ला रहा है।
और ऐसी यूनिकनेस को प्रोवाइड करने के लिए जो भी कंपनी ने या किसी इंडिविजुअल ने सब्जेक्ट मैटर को यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए जो भी एफर्ट दिए हैं, जिससे कि वो सब्जेक्ट मैटर या इंटिटी इंटेलेक्चुअल एसेट बन जाए, फिर चाहे वो सब्जेक्ट मैटर किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के थ्रू प्रोटेक्ट हो रहा हो, जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिज़ाइन, पेटेंट एट्सेट्रा। तो इन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? पहला तो ये कि जितने क्रिएटर्स हैं या इन्वेंटर्स हैं वो नए आइडियाज़ को डेवलप करने का इंसेंटिव क्यों लेंगे? तो इनोवेशन को इनकरेज करने के लिए आईपीआर का प्रोटेक्शन ज़रूरी है। दूसरा ये कि किसी प्रकार के अनऑथराइज कॉपिंग को या पायरेसी को या काउंटरफिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकें, उसको सिक्योर कर सकें। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि फेयर कंपटीशन इंश्योर हो पाएगा, फेयर कंपटीशन बढ़ पाएगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने से क्रिएटर या इन्वेंटर को इनकरेजमेंट मिलता है। इसके अलावा फेयर कंपटीशन को भी इनकॉर्पोरेट करता है। इसके अलावा ये एक प्रकार का रिवॉर्ड फॉर्मूला होगा किसी इंडिविजुअल के लिए या क्रिएटर के लिए, जिससे कि वो अपने क्रिएटिव एफर्ट्स के ऊपर और इनिशिएटिव ले सकें। और इससे होगा क्या कि जो कंज्यूमर हैं उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा, सो दैट कि अलग अलग स्फेयर के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आ करके एक नई इन्वेंशंस को भी इनकॉर्पोरेट कर सकेंगे। तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि किसी नेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं उनके डेवलपमेंट में, उनके ग्रोथ के अंदर। इसलिए ये ज़रूरी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को भी इक्वल वेटेज मिलना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि ये किसी भी नेशन या किसी भी कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। इसी वजह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मोस्ट प्रेशियस प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो इसी के साथ अब हम वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक कॉपीराइट के ऊपर। तो अब हम जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो कि कॉपीराइट के कंसेप्ट्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ आइडिया एक्सप्रेशन डाइकोटमी। इसका मतलब ये होता है कि कॉपीराइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है, किसी आइडिया को नहीं। एक्सप्रेशन का मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसा बॉडी या बॉडी पार्ट के थ्रू अगर एक्सप्रेस किया जाएगा, जैसे डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, जगलिंग हो गया, विस्लिंग हो गए, ये सब जो आर्ट फॉर्म हो सकते हैं ये सारे बॉडी या बॉडी पार्ट्स के थ्रू एक्सप्रेस करे जाते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस भी होते हैं जो कि किसी मटेरियल सब्सटेंस के ऊपर इनकॉर्पोरेट करे गए हों, जैसा किसी किताब को लिखना या किसी फ़ोटो को क्लिक करना। इसके अलावा किसी पेंटिंग को बनाना या ड्राइंग को बनाना। इसके अलावा स्कल्पचर जब बनाते हैं तो वो भी किसी मटेरियल सब्सटेंस के ऊपर ही बनाया जाता है। तो ओवरऑल इसेंस ये है कि आइडियाज़ को कॉपीराइट प्रोटेक्ट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन को ही प्रोटेक्ट करता है। तो होप सो आपको ये भी समझ में आ गया हो कि आइडिया एक्सप्रेस डाइकोटमी क्या होता है, और इसके अलावा एक्सप्रेशन के मीडियम्स के थ्रू आपको एक्सप्रेशन का फॉर्म भी समझ आ गया होगा। जब सेकंड प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ये क्या कहता है, प्रोटेक्ट इंटेंजिबल प्रॉपर्टी या इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस को, ना कि किसी फिजिकल पोजीशंस को। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको छुआ नहीं जा सकता, और वहीं पे टेंजिबल वो होंगे जिनको आराम से हम लोग देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई पेंटिंग है या कोई स्कल्पचर है तो इसके ऊपर एट द एंड में एक्सप्रेस किया गया होगा किसी थॉट को या किसी आइडिया को। तो अगर कोई पर्सन उस स्कल्पचर या पेंटिंग को चोरी कर लेता है तो क्या ये चोरी जो करी गई है इस पेंटिंग या स्कल्पचर की, तो क्या इसको भी कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो आपको इसका आंसर देने के लिए इस चीज़ को समझना होगा कि कॉपीराइट एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है, ना कि उन मटेरियल सब्सटेंसेस को जिनके ऊपर आइडियाज़ या थॉट्स को एक्सप्रेस किया गया है। तो इससे आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि सपोज़ किसी एक मटेरियल सब्सटेंस के ऊपर किसी थॉट या आइडिया को एक्सप्रेस किया गया था और अगर वो सब्सटेंस चोरी हो जाता है तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कवर नहीं होगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में उस एक्सप्रेशन को कवर किया जा रहा है, उस एक्सप्रेशन को जिसके थ्रू किसी मटेरियल सब्सटेंस की वैल्यू बढ़ी है। फॉर एग्जांपल, एक नॉर्मल पेंटिंग और एक मोनालिसा की जो पेंटिंग है उसमें से फ़र्क ये है कि मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो एक यूनिक वैल्यू उसको प्रोवाइड कर रही है, अदरवाइज नॉर्मल किसी पेंटिंग की तरह वो भी एक आम पेंटिंग है। और अगर इन केस कभी भी मोनालिसा की अगर पेंटिंग चोरी हो जाती है तो वो बेसिकली किसी और राइट के अंदर कवर होगा, ना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर। वहीं पे मोनालिसा की पेंटिंग के अकॉर्डिंग या
उसकी जैसी कोई कॉपी बनाई जा रही तो वो कॉपीराइट के अंदर कवर हो सकता है। आई होप आपको इसके साथ ये बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। थर्ड प्रिंसिपल है ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन का। इसका मतलब कॉपीराइट एक्ट जो होता है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है जैसे ही कोई वर्क क्रिएट हुआ है और उसको किसी टेंजिबल फॉर्म में डाल दिया जाता है। इसके लिए किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कॉपीराइट को नेगेटिव राइट भी कहा जाता है। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि ये इन जनरल पब्लिक के ऊपर एक प्रकार का एब्स्टेन लगाता है जिससे कि जो भी क्रिएटर है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके किसी भी अनऑथराइज यूजेस से। कॉपीराइट की ये प्रॉपर्टी है कि ये लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए ही प्रोटेक्ट करता है किसी भी वर्क को। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसने एक बुक लिखी है तो जब तक वो ज़िंदा रहेगा और प्लस 60 ईयर्स तक उसकी बुक जो है वो कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्टेड होगी। तो एक इन जनरली रूल अगर बना है तो इसमें ये बताया गया बेसिकली कि जो भी प्रोटेक्शन दिया जाता है वो किसी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही होगा। और अगर हम सेक्शन 22 से 29 के बीच में पढ़ेंगे कॉपीराइट एक्ट के अंदर तो अलग अलग कॉपीराइट वर्क के लिए एक डेफिनेट टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हो। कॉपीराइट एक्ट की ये खासियत है कि टेरिटोरियल होने के बावजूद भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। इसका मतलब ये कि कई सारे नेशन ऐसे हैं जो कि रेसिप्रोकल प्रोटेक्शन की बात करते हैं। इसका मतलब ये कि सपोज़ आप हमारे देश के कॉपीराइट को इन्फ्रिंज ना करो तो हम आपके भी कॉपीराइट को उतना ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो ये जब दो डिफरेंट कंट्रीज इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोटेक्शन की बात करते हैं। और ट्रिप्स एग्रीमेंट की ज़्यादातर जो सिग्नेटरी बॉडीज़ हैं वो इस प्रिंसिपल को यूजुअली फॉलो करती हैं। ऑल्दो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बट इन जनरल ऐसा होता है। और यही वजह है कि सपोज़ अरिजीत सिंह यहाँ पे कोई एक एल्बम लॉन्च करते हैं तो यूएस के अंदर भी उसको कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो आई होप सो इसी के साथ साथ आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल जो कि कॉपीराइट में बहुत यूज़फुल होते हैं उनकी क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानेंगे कि कॉपीराइट के अंदर ऐसे कौन से वर्क हैं या ऐसे कौन से सब्जेक्ट मैटर हैं जिनके ऊपर कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिला हुआ है, और इसके अलावा इसके करस्पॉन्डिंग में कौन से ऐसे क्रिएटर्स हैं जो इस प्रोटेक्शन के अगेंस्ट में क्लेम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम वर्क्स देख लेते हैं कौन से हैं या सब्जेक्ट मैटर कौन से हैं, जैसे लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूज़िकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स या फिर साउंड रिकॉर्डिंग या विजुअल रिकॉर्डिंग। तो ये सारे आपके वर्क्स ऐसे होंगे जिनके अगेंस्ट में आप कॉपीराइट प्रोटेक्शन ले सकते हो। और इनके अलावा जो ऑथर्स होंगे या जो भी पर्सन या इंडिविजुअल हैं जो कि किसी भी वर्क के अगेंस्ट में कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं वो कौन से हैं। सबसे पहला ऑथर, कंपोज़र, परफॉर्मर, प्रोड्यूसर या वर्क विद द जॉइंट ऑथरशिप। तो इस केस के अंदर जब कोई वर्क प्रोड्यूस किया जाता है इन कोलैबोरेशन और जिसमें कंट्रीब्यूशन होता है एक से ज़्यादा ऑथर का ऑलमोस्ट इक्वल होता है या इक्वल होता है, तो इस केस के अंदर वर्क विद द जॉइंट ऑथरशिप की बात करी जाती है। तो इसमें एक से ज़्यादा जो भी ऑथर्स हैं वो डायरेक्टली क्लेम ले सकते हैं अपने वर्क के अगेंस्ट में। होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। तो आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले इन्हीं डेफिनेशंस पर चर्चा करेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल सके कि अलग अलग वर्क में क्या इंक्लूडेड है क्या नहीं है और डिफरेंट वर्क के क्या नुआंसेस हैं और उसके करस्पॉन्डिंग में कौन से एक्चुअल क्रिएटर हैं जो कि किसी वर्क को क्लेम कर सकते हैं और किसी कंपोजिट वर्क के अंदर किस क्रिएटर को कोई राइट मिलता है और किस इंडिविजुअल को राइट नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स के अंदर हम कौन से टॉपिक इंक्लूड करेंगे। सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन होगा जो कि इस लेक्चर के साथ में जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और इसके अलावा एक और लेक्चर होगा जो कि डेफिनेशन क्लॉजेस के ऊपर होगा। इसके बाद में हम देखेंगे आइडिया एक्सप्रेशन डाइकोटमी, डिस्टिंक्शन ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसके बाद में डॉक्ट्राइन ऑफ स्वेट ऑफ ब्रो एंड मिनिमल क्रिएटिविटी के प्रिंसिपल को देखेंगे। इसके बाद में डॉक्ट्राइन ऑफ फेयर डीलिंग के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर परफॉर्मर्स राइट्स की बात करेंगे और उसके बाद में इकोनॉमिक एंड मॉरल राइट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे।
तो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा, आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करेगा, जो कि आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं इस कॉपीराइट की सीरीज़ में। तो आई होप आप इंट्रोडक्शन चैप्टर और डेफिनेशन क्लॉज ज़रूर आप देख लीजिए, और इसके अलावा आपको जैसा सही लगे, आप खुद समझदार हैं। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।